नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दी बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। कहा, प्रतिभावान खिलाड़ी कर रहे प्रदेश का नाम रोशन। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारी। 15 अप्रैल तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश। मुख्यमंत्री बोले, तीर्थ यात्रियों की हर सुविधा का रखा जाएगा ख्याल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भड़की कांग्रेस। भाजपा सरकार पर लगाए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। उत्तराखंड विधानसभा में रक्षक पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची महिला। नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। दूसरी दफा सामने आया है फर्जी तैनाती लेटर का ये मामला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जहां एक तरफ सम्मानित किया तो वहीं खिलाड़ियों को तराशने वाले उनके गुरुओं को भी सम्मानित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के साथ देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग के द्वारा आयोजित किए गए सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें सम्मानित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले लक्ष्य सेन और एथलीट चंदन सिंह को उत्तराखंड खेल रत्न सम्मान से नवाजा गया। चंदन सिंह ने जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों सम्मान पाया तो वहीं लक्ष्य सेन की जगह उनकी माता निर्मला सेन ने मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाया। लक्ष्य सेन के पिता और बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेन्द्र सेन को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वहीं ताइक्वांडो के प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डोकलाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले सभी खिलाड़ियों और कोच को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खेल मंत्री ने भी बधाई दी। विजय कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में विजेता हो रहे हैं, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं और हमें भी उसी सबको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए संवर्धन के लिए उनको आगे नई खेल नीति हम लेकर आए हैं और नया जो खेल कोटा है में भी इसे शुरू करने का हमने निर्णय लिया है। जो हमारे प्रशिक्षक रह गए थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार देना था अथवा जिनको खेल रत्न पुरस्कार देना था अथवा जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देना था, वह सब लंबित थे और कोरोना के कारण जो है उसमें बाधा पड़ी थी। आज वो शुभ दिन निकला और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन प्रशिक्षकों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ साथ में जो हमारे राष्ट्रीय फलक पर जिन खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है उनको भी आज जो है उनकी जो नकद प्रोत्साहन राशि है वह आज दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से सम्मान पाने वाले सभी लोगों ने जहां सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं लक्ष्य सेन की माता निर्मला सेन का कहना है कि सम्मान पाने से बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और लक्ष्य सेन जिस तरीके से मेहनत कर रहा है उन्हें उम्मीद है कि 2024 ओलंपिक में लक्ष्य सेन देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आए, जिससे विश्व में भी उत्तराखंड का नाम बढ़े। वहीं एथलीट चंदन सिंह का कहना है कि सरकार अब खिलाड़ियों को तराशने को लेकर ज्यादा काम कर रही है, इसीलिए उन्हें भी उम्मीद है कि आगे आने वाले साल में उत्तराखंड के कई प्रतिभावान खिलाड़ी निखरकर उत्तराखंड के लिए मेडल लेकर आएंगे। देखिए, सपना तो हर कोई माँ या हर कोई बेटा या हर कोई खिलाड़ी एक बहुत बड़ा सपना देखता है, लेकिन ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जहाँ तक उनको ले जाएगा, जितना आशीर्वाद अपना बरसेगा वो हमें मिली है। बट हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और वो बच्चा भी बहुत मेहनत करता है कि ओलंपिक में वो मेडल लाए। 2024 में एक मेडल हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे भारत के लिए लेके आएगा।
कि आज ये उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न अवार्ड मिला मुझे, इससे मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कर रहा था कि 2008 से मैं जो एथलेटिक्स कर रहा हूँ, रेस वॉकिंग कर रहा हूँ, और जैसे जैसे कि हमारा उत्तराखंड राज्य खेलों में प्रोत्साहन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिली और हमको और भी ज़्यादा करने का इच्छुकता प्राप्त हो रही है कि हम और आगे बढ़ें और ओलंपिक तक भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से मेडल जीतना खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात होती है, ठीक उसी तरीके से सम्मान मिलना उनके लिए उत्साहवर्धन की बात होती है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, उससे उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में उत्तराखंड में प्रतिभावान खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। 2024 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, ये एक गर्व की बात है। इसलिए अतिथि देवो भव की जो भावना उत्तराखंड की रही है, उसी के तहत उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा और सभी तैयारियों को समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। पर चर्चा कर ली है और हम लोग राष्ट्रीय खेल को पूरी तरह से जो भी यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उत्तराखंड को आतिथ्य का और मैं कहूँ कि होस्ट होने का मौका मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का नाम संपूर्ण। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल तक चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं दी जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उनकी तैयारियां चल रही हैं और हमारा ये मानना है कि आने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा उनकी यात्रा सरल भी हो, सुगम भी हो और बिना किसी कष्ट के पूरी हो, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बिना ग्रीन कार्ड की यात्रा संभव नहीं होगी। 3 अप्रैल से परिवहन विभाग के कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए वाहनों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। ये टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। वहीं निजी वाहनों के लिए ग्रीन और दूसरे कार्ड की कोई बाध्यता नहीं होगी। ग्रीन चारधाम यात्रा के लिए हमारे 3 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बन रहे हैं, जिसके लिए हमारे आरआईओ की नियुक्ति हो रही है, हमारे ऑफिस का स्टाफ लग रहा है और 3 अप्रैल के बाद से जो भी लोकल लोग हैं, जो बस ऑपरेटर्स हैं, वो अपने वाहनों के ग्रीन कार्ड बनवाना शुरू कर सकते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें पहाड़ की मामूली चढ़ाई में हांफने के बाद बीच सड़क में ही दम तोड़ रही है, जबकि परिवहन मंत्री के निर्देशों पर दोबारा से पौड़ी चंडीगढ़ और पौड़ी देहरादून समेत अन्य स्थानों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन शुरू किया गया था। मगर अब हाल ही में फिर से ये सामने आया कि पौड़ी जिले में चौथी बार उत्तराखंड परिवहन निगम की बस मामूली सी चढ़ाई में हांफने के बाद बीच सड़क में ही खराब हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि वो जल्द ही उत्तराखंड परिवहन निगम की 100 नई बसें पहाड़ में भेजेंगे। इस जिले के प्रभारी मंत्री यहां आए थे। प्रभारी मंत्री राज्य सरकार में परिवहन मंत्री भी है। आप पौड़ी की जो यातायात व्यवस्था है, जो बसें हैं पौड़ी को दे रखी है, इस जिले को खटारा बसें दे रखी है। BS6 होंगी और जो 200 CNG वाहन हमारे मैदानी क्षेत्र में जाएंगे, उनको भी हम पहाड़ में रिप्लेस करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के साथ ही वर्तमान में विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, वो बेहद गलत है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए, लोकसभा की सदस्यता को जो हड़बड़ी सरकार ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकसभा में राहुल गांधी जी की उपस्थिति से घबराई हुई है।
वो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का समय देना पड़ेगा, और समय दिया जाएगा तो अडानी जी और अडानी जी का जिस तरीके से पृष्ठपोषण हुआ है देश के सम्मान को भी और देश की संसाधनों को भी, उनको दुनिया के दूसरे नंबर का मालदार बनाने के लिए लुटाया गया है, वो तथ्य कुछ लोगों को नंगा कर देंगे। न्यायालय ने निर्णय दिया और उसके बाद जिस तरीके से तेजी दिखाई गई है उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए, ये सीधा सीधा सरकार के संरक्षण में इतनी तेजी के साथ उनकी सदस्यता समाप्त की गई, जबकि न्यायालय ने 1 माह का समय उनको दिया था। वहीं हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उन्होंने धामी सरकार का पुतला दहन किया है और इस सरकार को विफल भी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार जनहित के फैसले लेने में विफल रही है। पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक, हताशाजनक है। सिलेंडर सस्ता करने की जगह ब्लेंडर को सस्ता करने का काम कर रहे हैं। पहले ही प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त में है, बेरोजगारी की गिरफ्त में है, ऊपर से धामे जी और नशे को बढ़ावा देने के लिए शराब को सस्ता कर रहे हैं, जबकि महिलाओं के हितों में सिलेंडर को सस्ता करने का काम करना चाहिए था। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में स्वर्गीय नेता इंदिरा हृदयेश की 82वीं जयंती मनाई गई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदिरा हृदयेश द्वारा उत्तराखंड राज्य में कई विकास कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन राज्य के विकास के लिए समर्पित रहा। बड़े संघर्षों के बाद वो आगे आई हैं। हाँ, आज लोग कई लोग कह सकते हैं आज जो परिस्थिति है, क्या उनका बेटा मैं हूँ, और जो कार्य उन्होंने करे, जो संघर्ष उन्होंने करा, उस तीव्रता की और संघर्ष की आज की राजनीति में कमी दिख रही है। आजकल बातें बनाने वाले ज़्यादा लोग राजनीति में हैं, लेकिन वो काम ज़्यादा करती थी और बात वो साफ स्पष्ट करती थी। आज छुप छुप के बातें होती हैं, रुक रुक के बातें होती हैं और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बातें होती हैं, लेकिन वो समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है। वहीं देहरादून विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से फर्जी नियुक्ति पत्र से जुड़ा एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति के साथ विधानसभा में रक्षक पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। संबंधित अधिकारियों ने महिला द्वारा दिए गए पत्र को फर्जी बताया, जिसके बाद नेहरू कॉलोनी थाने में महिला समेत उसके पति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में ये विधानसभा सुरक्षा से आए हैं। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक महिला एक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के विधानसभा में आई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। इस संबंध में जब उनके द्वारा संबंधित विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके का कोई ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शहर हो या फिर जंगल की आग, अग्निशमन कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर आग पर काबू पाते हैं। राज्य में 1500 कर्मचारी अग्निशमन विभाग में काम कर रहे हैं, जो कहीं पर भी आग लगने की सूचना पर आग बुझाकर लोगों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालने वाले इन कर्मचारियों को अग्निशमन से जुड़ी किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। अग्निशमन विभाग की दास्तां को बयां करती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बदहाली के आंसू बहा रहा अग्निशमन विभाग के पास नहीं है अपना फायर स्टेशन। बिना ट्रेनिंग आग बुझा रहे अग्निशमन कर्मी, बजट के पिटारे से भी अग्निशमन को मायूसी। राज्य में 1500 कर्मचारी अग्निशमन विभाग में कार्यरत हैं, जो कहीं भी आग लगने की सूचना पर दल बल के साथ आग को बुझाने का काम करते हैं। मगर हैरानी इस बात की है कि अपनी जान जोखिम में डालने वाले इन कर्मचारियों को अग्निशमन से जुड़ी किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। पुलिस में भर्ती होने के बाद अग्निशमन कर्मी को सिर्फ आधारभूत ही पढ़ाई कराई जाती है। यही नहीं, कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए किसी भी तरह का अभ्यास नहीं कराया जाता है। राज्य में बिना अभ्यास के 1500 कर्मचारी अग्निशमन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभाग की इस बदहाली की दास्तां अग्निशमन उप निदेशक ने भी बयां की है।
उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा की प्रशिक्षण का विषय है, तो प्रशिक्षण में जो है 6-6 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण सभी कर्मियों को करवाया जाता है, चाहे वो सीधी भर्ती के फायरमैन हो, उनका 6 माह का कंपलसरी एक बेसिक प्रशिक्षण होता है, चाहे वो सेकंड ऑफिसर्स हो, FSSOs हो, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जिनको कहा जाता है, उनका भी 6 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण होता है, चाहे वो हमारे चीफ फायर ऑफिसर्स, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीधी भर्ती के हों जो लोक सेवा आयोग से आते हैं, उनको भी 6-6 महीने का कंपलसरी आधारभूत प्रशिक्षण करना पड़ता है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए अन्य राज्य भेजा जाता है, मगर ये फॉर्मूला भी फेल हो गया क्योंकि इसके लिए सरकार को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। विभाग को अपनी बदहाली को दुरुस्त करने के लिए साल 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष के बजट से आस थी, लेकिन बजट के पिटारे में अग्निशमन विभाग के लिए कुछ नहीं निकल पाया। अपने हालात को बेहतर करने के लिए विभाग ने वर्ल्ड बैंक को 50 करोड़ का प्रस्ताव भेजा, जिसमें बिल्डिंग, प्रशासनिक भवन, बैरिक, परेड ग्राउंड, उपकरण शामिल थे, लेकिन प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लग पाई। लेकिन जहां तक अग्निशमन की बात है, चूंकि ये एक टेक्निकल सर्विस है, तो टेक्निकल सर्विस में डे टू डे जो है नई नई चीजें जो है, नए नए आयाम जो है, नए नए अपडेशन जो है टाइम टू टाइम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस स्किल्स को भी जो है हमें अपनी डेवलप करने के लिए एक डेडिकेटेड ऐसा फायर का ट्रेनिंग सेंटर स्टेट लेवल पे होना चाहिए, जहां पे हम जो है अपने अग्निशमन कर्मियों को बेसिक प्रशिक्षण के साथ साथ जो एडवांस कोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है, चाहे एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू है, CBRN है, बिल्डिंग सर्च एंड रेस्क्यू है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो कराए जा सके। राज्य को अपने ही फायर स्टेशन की दरकार है, लेकिन ये अग्निशमन विभाग का दुर्भाग्य है कि वो अपनी ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिना ट्रेनिंग के अग्निशमन विभाग के कर्मी आपको आग से सुरक्षित कर रहे हैं। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राज्य में धारा 420 के 1900 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी अब गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय ने मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे कि जितने भी जो आपराधिक मामले हैं उन सभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इस पे आप इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा अभियान शुरू कर रहे थे उस दिन जो 420 का पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है वो 1900 पूरा प्रदेश में, हाँ शुरू से हो सकता है वो 1 साल पेंडिंग रहा होगा, कोई केस 6 महीना होगा, कोई केस 2 साल में पेंडिंग रहा होगा। मोस्टली केसेस 1 साल के अंदर ही होता है, क्योंकि हमने कई बार 3 इयर्स के ऊपर के केसेस को हमने बहुत बार रिव्यू करा के बहुत काफ़ी नीचे लाए हुए थे। इट इज़ वो मे बी डेटा एग्जैक्टली नहीं है, बट इट वाज ओनली 200 या उसी के पास होगा। तो ये मोस्टली जो 1900 केसेस में बोल रहा हूँ वो 1 ईयर या मैक्सिमम 1.5-2 साल के अंदर की होगी। देहरादून नगर निगम वार्डों में बने अपार्टमेंट कूड़ा निस्तारण की कार्य योजना को ढंग से न करने, इसके साथ ही योजना के अनुसार कूड़ा का निस्तारण न करने वालों के हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 50 हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट के खिलाफ 10-10 हजार का चालान किया है। जो अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज हैं, इस प्रकार से उनकी तरफ से इसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है और ना कार्य योजना जमा कराई गई है और ना ही कोई पॉजिटिव एक्शन अपने वेट वेस्ट को, गीले कूड़े को निस्तारित करने का कंपोस्टिंग के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से लिया गया है। तो इस क्रम में नगर निगम के द्वारा चालानी कार्रवाई नोटिस के अनुसार शुरू कर दी है और वर्तमान तक लगभग 50 सोसाइटीज का चालान कर दिया गया है और ये चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि ये पहला चालान की जो कार्रवाई है, इसके बाद भी यदि नहीं करी जाती है, व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती हैं, तो प्रतिदिन के अनुसार ये चालानी कार्रवाई भविष्य में करी जाएगी। कहने को तो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी है, लेकिन तीनों ही मशीनें खराब पड़ी है, जिस कारण अस्पताल में पिछले 12 दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। दूर दूर क्षेत्रों से जो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गर्भवती महिलाएं पहुंच रही है, वो बिना अल्ट्रासाउंड कराने के ही बिना अपने घरों को जाने को मजबूर है। अस्पताल कर्मचारियों का कहना है कि उनकी तरफ से कई बार खराब मशीनों की जानकारी दी गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी मशीन खराब हो रही है, वो इस वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं।
8-9 दिन राउंड हो गए। वहीं टिहरी झील से एक दर्दनाक मामला सामने आया, जहां पर पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा टिहरी की झील से एक 75 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। थाना कोतवाल नई टिहरी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद से रेस्क्यू अभियान किया गया और झील से एक शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित, मुख्यमंत्री ने दी बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं, कहा प्रतिभावान खिलाड़ी कर रहे प्रदेश का नाम रोशन। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारी, 15 अप्रैल तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश, मुख्यमंत्री बोले तीर्थ यात्रियों की हर सुविधा का रखा जाएगा ख्याल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भड़की कांग्रेस, भाजपा सरकार पर लगाए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। उत्तराखंड विधानसभा में रक्षक पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची महिला, नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज, दूसरी दफा सामने आया है फर्जी तैनाती लेटर का ये मामला।